Students, this video lecture is the part of Florissant Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5th, that is Surface Chemistry Part 3. Today we discuss about the various graphs, graphical representation and the types of catalysis. Okay, in our previous class we discussed about the isotherm, that is free Ehrlich and Langmuir isotherm. Today we discuss about the isobar. What about the isobar? The basic meaning of this isobar. If we split this term iso plus bar, iso का मतलब होता है सेम, बार जो है एक यूनिट है प्रेशर की, दैट्स व्हाई वी कॉल isobar. isobar का मतलब हो जाता है कि whatever we study, that whatever observation we take, that all are exist in constant pressure, they are carried out at the constant pressure. So basically isobar एक फ्लोट है, इसके बीच में x by m एंड टेम्परेचर के बीच में, और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द सो व्हाट वी सी इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन. दो तरह के एब्जॉर्प्शन आपने ऑब्जर्व किए, फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन. सो इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, as we increase the temperature there is a decrease in physical absorption. और ये आपको डिफरेंस में मैंने बोला था, what is the basic difference between physical and chemical absorption. As I already told you that in case of physical absorption, if we increase the temperature then physical absorption will decreases, while as on increasing temperature chemical absorption will increases. First increases then decreases. Okay, so these graphs represent us that there is a inverse dependence of the temperature. Okay, दोनों में वेरिएशंस है, दैट्स व्हाई इंक्लूड द आइसोबार हियर. तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं है, मैं फिर भी ध्यान रखें. ऐसे आइसो एस्टर भी होता है, बट वी टॉक अबाउट द आइसोथर्म एंड आइसोबार ओनली. आगे मूव करते हैं. पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने एब्जॉर्प्शन का, अब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन? द फर्स्ट इज वेरी बेसिक. इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ वैक्यूम. वैक्यूम क्रिएट करना होता है चेंबर के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर, तो आप एब्जॉर्प्शन की हेल्प लेते हैं. जो गैसेस यहाँ प्रेजेंट है उन गैसों को एब्जॉर्ब करके बाहर रिमूव कर लिया जाता है. सेकेंड इज टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस दैट आर रिलीजिंग ड्यूरिंग द कोल माइनिंग. जब भी कोई कोयले को खदान से बाहर निकाला जाता है खोद कर, तो एट दैट टाइम ड्यूरिंग माइनिंग देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ वेरियस पॉइजनस गैसेस. दे मे अफेक्ट द वर्कर्स हेल्थ. They interfere with the worker health, and to prevent these hazardous gases to emerge out, yes, to affect the health of the workers, they have a mask, gas mask, or the which cover the mouth of the workers, and that mask are so specialized that they absorb the poisonous gases like carbon monoxide and etc. So workers are remain safe during mining. And third important application of the absorption is silica and alumina gel are absorbed for the controlling humidity. सिलिका जेल की पुड़िया आपने देखी होगी बहुत सारे शूज के बॉक्स के अंदर, that specially designed to absorb the moisture that present inside the box in which leather shoes are packed. तो पैकेजिंग किसी की भी हो, whether it is a मिल्टन बोतल, जब आप मिल्टन अच्छी क्वालिटी की मिल्टन बोतल होगी या फिर थर्मोस फ्लास्क होगा, या फिर आपके नए शूज जो है ब्रांडेड शूज है उनके अंदर एक पाउच सा मिलता है दैट इज फिल्ड विद द सिलिका जेल और सिलिका क्रिस्टल्स. ये जो है क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं. बिकॉज ह्यूमिडिटी होगी तो बैक्टीरिया वहाँ होंगे और वो लेदर को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारे एब्जॉर्प्शन से ही आप अचीव कर पाते हैं. ओके, Second, fourth application is removal of coloring matter from the solution. तो यहाँ ये एप्लीकेशन आप यूज करते हैं जनरली शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर. गन्ने का जूस आपने देखा है और एक तरफ आपने शुगर क्रिस्टल भी आपने देखे हैं, जिसे बोलते हैं आप कॉमनली नोन एज चीनी. तो चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं और जो गन्ने का जूस होता है, बेसिकली अपन बोलते हैं कि कैन शुगर से ही बनता है आपका शुगर. कैन शुगर का जो कलर है, जो जूस है वो एकदम ग्रीनिश कलर का होता है,
और जो आपकी चीनी होती है, चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं, शुगर क्रिस्टल जो होते हैं, दे आर परफेक्टली क्रिस्टलाइन एंड कलरलेस, ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट। तो इनको ट्रांसपेरेंट बनाने के पीछे भी किसका हाथ होता है? एडजॉर्प्शन का। तो एनिमल चारकोल के बेड्स के ऊपर से आप जो है इस जूस को पास आउट करते हैं। जैसे आप इसको जूस को पास करते हैं एनिमल चारकोल के ऊपर से, तो उसके जो कलरिंग सबस्टेंसेस हैं, पिगमेंट्स हैं, वेरियस कलर कंपोनेंट्स हैं, they can absorb over the animal charcoal, and finally we got the colorless transparent crystals of sugar। तो वहां भी आप इसे यूज कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। हेट्रोजेनस कैटालाइसिस को आप जनरली पढ़ेंगे पीछे, हेट्रोजेनस कैटालाइसिस के अंदर ही पूरा टॉपिक है, वहां मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। 6 क्या है? एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। तो इंडिकेट करके भी आप इसे इंडिकेटर की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के एनालिसिस आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जो आप टाइट्रेशन करते हैं वो तो आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक होता है क्वालिटेटिव। बेसिकली इज नॉट ए क्वांटिटेटिव, यहाँ करेक्शन है बेटा, यस यस यस, दिस इज ए काइंड ऑफ, यस यस, इज नॉट ए क्वांटिटेटिव, इट इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहाँ काम आएगा। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? टाइप्स ऑफ एनायन और कैटायंस आप चेक कर रहे होते हैं, एनायनिक एंड कैटायनिक डिटेक्शन आप करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, नोट क्वांटिटेटिव। ये प्रिंट गलत हो गया है, टाइप गलत हो चुका है, इसका थोड़ा सा ध्यान दें। क्वालिटेटिव, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। बेसिकली मैं एक नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, एनालिसिस दैट इज blue lake test, that is carried out generally for the alumina presence of aluminium 3 पॉजिटिव cation। तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है ब्लू लेक टेस्ट। क्या नाम है भाई? ब्लू लेक टेस्ट। आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ब्लू लेक टेस्ट में जो है एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। ब्लू लेक टेस्ट, ओके। एक नीले कलर की झील जैसा जो है अपीयरेंस आपका ऑब्जर्व होता है, मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। सो एब्जॉर्प्शन वहाँ भी काम में आता है। बात करते हैं कैटालाइसिस की। देखिए कैटालाइसिस आ चुका है। इन एंशिएंट टाइम आपकी जो प्रोसेस थी काफ़ी टीडियस थी, रिएक्शन को होने में काफ़ी टाइम लग जाता था। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आज जो है मॉडर्न टाइम में जो है कैटालाइसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है, और ऐसी रिएक्शन जिसको कैरिड आउट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और इवन दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट द रूम टेम्परेचर, ओके। सच रिएक्शन आल्सो कैरिड आउट बाय टेकिंग यूज ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट की है किसी भी रिएक्शन को कम समय में कम बाय प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में और पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, बहुत सारी चीज़ें। तो कैटलिस्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है? कैटलिस्ट जो है डेफिनेशन क्या होगी कैटलिस्ट की? कैटलिस्ट आर दो सबस्टेंस व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट बढ़ा भी सकता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को, घटा भी सकता है। कैटालाइसिस से बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो क्या होता है, कैटलिस्ट जब आप यूज करते हैं तो वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को 1 से 2 लाख या 1.5 लाख जो है आपकी जो है क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यानी कि उस रिएक्शन में लगने वाला जो टाइम है, समय है, वो कम हो जाता है काफी, रिएक्शन फास्ट हो गई। तो उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कैटालाइसिस से। तो कैटालाइसिस बेसिकली आर दोज केमिकल रिएक्शन which are carried out by making use of catalyst। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप कैटलिस्ट यूज करके किसी रिएक्शन को करवाते हैं तो वो रिएक्शन फिर क्या कहलाती है? कैटालाइसिस। और कैटालाइसिस का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके मैन्युफैक्चर होते हैं बाय यूजिंग दिस कैटलिस्ट, ओके। तो ये मजाक नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल अपने पास है, और आज भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। एंड ग्रीन केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट होता है जो आगे चल के हायर क्लासेस में आप स्टडी करते हैं, वहाँ पर कैटालाइसिस को यूज किया जा रहा है जनरली टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ओके।
वहां भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कैटालिसिस की, ऐसी कौन सी कॉमन प्रोसेस है जो जनरली इंडस्ट्रीज में कैरिड आउट की जाती है बड़ी लार्ज स्केल पर, जहाँ टनों से जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है, केमिकल बनाया जाता है, और वहाँ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा, दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि डालडा घी बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज आल्सो कैरिड आउट बाय यूजिंग कैटलिस्ट। ओके, वहां आप यूज करते हैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ऐसी कुछ और प्रोसेस में यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस के बारे में बता दूं कि हेबर प्रोसेस में अमोनिया सिंथेसाइज किया जाता है लैब के अंदर, जहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया बनाया जाता है NH3। तो अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हेबर। और यहाँ कैटलिस्ट आप काम में लेते हैं आयरन एंड मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है, यस, बहुत सारे कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। कैटलिस्ट यहाँ पर आयरन है, ओके, और मोलिब्डेनम यहाँ प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है। ओसवाल्ड प्रोसेस की बात करते हैं तो ओसवाल्ड प्रोसेस में जो है आप नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस करते हैं, जो प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस जो है एज ए कैटलिस्ट की तरह आप वहाँ यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मेशन प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और ये 5 चैम्बर से होकर बनता है। और ये क्लास 12th है तो पी ब्लॉक चैप्टर है आपके पास, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसिस है, तो वहाँ हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और स्वाड के बारे में पढ़ेंगे, हेबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, जो एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी प्रोसेस आपको डिटेल्स स्टडी करना है चैप्टर 7 पी ब्लॉक के अंदर। लेट चैम्बर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, लेट चैम्बर प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेयर नाइट्रिक ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। डियाकन प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाने के लिए आप काम में लेते हैं डियाकन प्रोसेस, नॉट हाइड्रोक्लोरिक गैस, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, और किसकी प्रेजेंस में होगी, क्यूप्रिक क्लोराइड की CuCl2 की प्रेजेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट कैटालिसिस। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस की। कैटालिसिस कितना टाइप में डिवाइड किया गया है। कैटालिसिस में डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनियस एंड ऑटो कैटालिसिस। होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ऑटो का मतलब सेम। तो ये तो बेसिक मीन होता है, इससे आप किसी डेफिनेशन को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको जो है क्या मिल सकता है, उसका डिफाइन करने के लिए आइडिया मिल जाएगा आपको। होमोजेनियस की बात करते हैं। सो इन दिस कैटालिसिस, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो है फिजिकल स्टेट सेम होती है। Those reaction where catalyst and reactants have same physical state are called homogeneous catalysis. कैटालिसिस बोला है तो कैटलिस्ट तो आएगा यहाँ पर, रिएक्टेंट आपको लेके चलना है, तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अगर सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो आप फिर इसे होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। ओके, सेम फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही, साथ में अगर रिएक्टेंट सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और कैटलिस्ट आपका पाउडर्ड फॉर्म में है, तो ये भी हेटेरोजेनस टाइप का सिस्टम होगा, सेम होना चाहिए फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल, sulfur dioxide is combined with the oxygen and gives SO3 sulfur trioxide. That is a part of lead chamber process जो मैं बात कर रहा था। नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था मैंने, बोला था सल्फ्यूरिक एसिड बनने की एक स्टेप है ये भी, जहाँ SO3 बनता है। ये लेड चैम्बर प्रोसेस में होती है प्रोसेस। तो NO यहाँ पर जो है एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस है, SO2 आपका गैसियस फॉर्म में है। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट यहाँ पर सेम हो गई, तो ये एग्जांपल हो गया होमोजेनियस कैटालिसिस का। इसी प्रकार हेटेरोजेनियस की बात करें तो यहाँ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी। ये प्रोसेस आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है डियाकन प्रोसेस को, जहाँ HCl सिंथेसाइज हो रहा है। यस, CuCl2 आप यहाँ काम में ले रहे हैं, H2 plus CO2 gives 2 HCl। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, यस, हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। ओके, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करें एक मिनट।
Yes, there is a little bit correction. Yes, you can see here the Diagon process. तो Diagon process में आपके carried out करते हैं, क्या synthesize करते हैं basically. Diagon process में आप synthesize करते हैं क्लोरीन गैस को. लगा डाउट कि कहाँ प्रॉब्लम होगी. तो क्लोरीन सिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड Diagon process. वहाँ जो आप कैटलिस्ट काम में लेते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड होता है. इन केस ऑफ ऑटो कैटलिस्ट, तो ऑटो कैटलिस्ट के केस में क्या है, सेल्फ कैटलिस्ट. ऑटो मतलब सेल्फ होता है. Those reaction in which one of the product is act as a catalyst and catalyze the reaction. ऐसी रिएक्शन जहाँ जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन में इनिशियली, वही उनमें से कोई एक प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट किसी तरह बिहेव करने लग जाता है एसिड की तरह, एसिड की तरह कैटलिस्ट की तरह, और किसी रिएक्शन को कैरी आउट करेगा, उससे बोलते हैं वाटर कैटालाइसिस और कैटलिस्ट. तो यहाँ बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करते हैं तो वहाँ आपको ये ऑटो कैटलिस्ट देखने को मिलता है. ओके, एस्टर को जब आप ब्रेक करते हैं तो एस्टर प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस एल्कोहल. जो एसिड बना है वो किसकी तरह काम करने लग जाएगा, कैटलिस्ट की तरह. तो इस प्रकार ऑटो कैटालाइसिस जो है ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. So this is all about today lecture. Tomorrow we will continue this chapter with the new topics. Okay. तो कल हम बात करेंगे various theory of catalysis and characteristics of a catalyst. Catalyst के क्या क्या characteristics हैं. So this is all about today lecture and have a nice day and thanks for watching this video. Be safe and stay at home.